हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आज आपको मिलवाने जा रहा हूं संचित गोयल, जिनकी है ऑल इंडिया रैंक 6 इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2024। तो ठीक है, 2024 का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हुआ है उसमें रैंक 6 है हमारे संचित गोयल जी की, जो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के पार्ट थे। और संचित ने काफी हमें प्राउड फील करवाया है बाय सिक्योरिंग रैंक 6। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट संचित जी के पास जाते हैं। संचित जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे आपने तैयारी करी, कहां से आपने बीटेक किया, एक बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता दीजिए। Sir, I belong to Baijnath, Himachal Pradesh. Sir, I have my schooling in Baijnath only. सर देन मैंने NIT हमीरपुर से अपनी बीटेक सिविल में कंप्लीट की 2020 में। आफ्टर दैट सर मैंने 2021 टू 2023 2 साल तक जॉब की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में गुड़गांव में। सर आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन अप्रैल 2023. Sir, then it was my first attempt for engineering services, and so that's it. तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 6 सिक्योर कर लिया है। Yes, sir. आपने कितने मॉक्स दिए थे संचित? For interviews, sir, I have given around 3 mocks. Sir, actually उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया था। जो भी मेरे को फीडबैक मिलता था आफ्टर मॉक्स, so they really helped me a lot. I have improved myself by the feedback given to me by various faculties and the chairperson also. इंटरव्यू के दौरान आपको जो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था उसमें और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो रियल टाइम इंटरव्यू होता है आपका यूपीएससी में, उसके बीच में कितनी सिमिलरिटीज नजर आई? क्या वो प्रोफेशनलिज्म, क्या वो जो मॉक था वो रियल टाइम के क्लोज था कि नहीं था? सर वो प्रोफेशनलिज्म तो काफी मेंटेन था, काफी हद तक मेंटेन था। जो चेयरमैन सर थे वो भी रिटायर्ड आईएएस थे, वो उन्होंने भी यूपीएससी में काफी इंटरव्यूज लिए हुए हैं, तो उनको एक्चुअली पता था कि यूपीएससी एक एस्पिरेंट में क्या देखती है। उन्होंने मुझे ये सब एक्सप्लेन भी किया था, तो उनको एक्चुअली में पता था कि यूपीएससी जब इंटरव्यू कोई वहां पे ले रहा है तो उसको स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट में कितना कैलिबर है। तो सर एक्चुअली जो प्रोफेशनलिज्म था वो तो काफी हद तक मेंटेन था। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिस प्रेशर में आपको डाला गया था, जिस अलग अलग सिचुएशन में आपको डाला गया था, यही सिचुएशन काइंड ऑफ सेम आपको सिमुलेट भी हुई होगी इंजीनियरिंग सर्विसेज के रियल टाइम इंटरव्यू में? हाँ सर, काफी सिमुलेट हुई थी। जो प्रेशर्स जो क्वेश्चंस का प्रेशर था, जो बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे थे, लाइक उस पे ही डिस्कशंस मूव कर रही थी, वही सर मेरे साथ रियल टाइम इंटरव्यू में हुआ था। मेरे साथ मोस्टली क्वेश्चंस मेरे जॉब प्रोफाइल से थी, वही मॉक इंटरव्यूज में भी काफी क्वेश्चंस मेरे जॉब प्रोफाइल से पूछे गए थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो जो यहाँ पे पूछा गया था और वही सेम टाइप वहां पे भी पूछ लिया गया था? जॉब प्रोफाइल का पूछा था मेनली कि आप किस में काम करते थे, तो मैंने हाइड्रो का बताया था। तो जितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे थे हाइड्रो के बारे में, वैसे सिमिलर क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए। तो मतलब एक आइडियोलॉजी जो सेट करी गई थी आपके इंटरव्यू की हाइड्रो पावर को लेके, आपको जॉब को लेके, उस आइडियोलॉजी ने काफी मदद किया उस दिन आपको वहां पे, और आपको एक सरप्राइज एलिमेंट जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। हाँ यस सर, श्योर। आप स्टूडेंट्स को कितना रिकमेंड करेंगे पीडब्ल्यू के इंटरव्यू के लिए, मतलब द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सर एक्चुअली जो भी मेरे साथ के एस्पिरेंट्स थे, जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो काफी एस्पिरेंट्स ने नहीं दिए थे, मैंने उनको भी काफी रिकमेंड किया था कि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हो रहा है, आप एक बार जाके जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज सर जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था इंटरव्यू के लिए, बट उसके बाद मेरे को प्रिपरेशन का लगा था पता कि मुझे और प्रिपेयर करने की अभी जरूरत है। बिकॉज जहां जहां मैं लैग कर रहा था वो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि आप यहाँ लैग कर रहे हो, तो वो मैंने सर अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स थे उनको भी बताया था। और फ्यूचर स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि जो जिनका भी मेंस क्लियर हो रहा है वो एक बार पीडब्ल्यू के साथ आईजीपी जरूर करें। डेफिनेटली। अब मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, आपकी रैंक 6 आ गई, तो क्या ये काफिला यहीं थम गया है या अगले साल सीपीडब्ल्यू और रेलवे पे भी आपकी नजर है? सर अभी तो उसके बारे में इतना सोचा नहीं है। ये सर मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं इतना सोच नहीं रहा था कि इतना अच्छा रैंक आएगा। मैं सर पहले से ही सोच रहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो अभी तक इतना सोचा नहीं है सर उसके बारे में। बट फॉर्म तो भरा होगा? फॉर्म भरा है सर।
हाँ, फॉर्म भरा है तो मतलब ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम है 8 जून को, तो यू हैव इनफ टाइम, और पहले सिलेक्शन हो भी चुका है, जनरल स्टडीज पढ़ रखा है, ठीक है, प्री मेंस दे रखा है इजीली, तो यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस, और इंटरव्यू में भी सिलेक्शन पा चुके हो, ये रैंक भी वहां पे दिखाओगे, राइट। और गेट का फॉर्म भरा है? गेट का नहीं भरा है। अच्छा, गेट का नहीं भरा है, केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही भरा है, तो मतलब हाँ। 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें थोड़ा सा कंपटीशन आप बढ़ाने वाले हो। कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ने वाला है, बिकॉज रेलवेज वापस आ रहा है जी, तो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ रहा है सर। अब एज ए सीनियर टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो अभी 25 को एस्पायर कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन दोगे? देखिए, दो अलग अलग एस्पेक्ट है, एक प्री का एस्पेक्ट है, एक मेंस का एस्पेक्ट है, उन दोनों को भी मैं तोड़ के आपसे बात करता हूँ। अब प्री के एस्पेक्ट पे अगर मैं आता हूं, तो प्री में भी दो अलग अलग एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक है जनरल स्टडीज का एस्पेक्ट और दूसरा हो जाता है हमारा, ठीक है, टेक्निकल ऑब्जेक्टिव का। अब जनरल स्टडीज काफी बड़ा एक फोबिया है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जनरल स्टडीज बहुत ही आसान है, ठीक है, प्रिडिक्टेबल है। अगर मैथ्स और एप्टीट्यूड आप करके जाओ, ठीक है, उसके बाद आपके एथिक्स का टॉपिक हो गया, आईसीटी का टॉपिक हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, ठीक है, इनको आप अच्छे से करके जाओ, एनवायरमेंट इकोलॉजी कर जाओ, मटेरियल साइंस कर जाओ, जो कि एक प्रिडिक्टेबल डोमेन है आपका। बट लोग डरते हैं किससे? करंट अफेयर्स से। तो रैदर ये कोई बहुत बड़े इश्यूज है नहीं। तो इस पे एक मैं डायरेक्टली आपसे इसलिए सुनना चाहूंगा क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स को बोलते ही बोलते हैं, बट एक बार स्टूडेंट्स टॉपर से भी सुन ले, रैंकर से भी सुन ले, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, उन्हें ठीक है लगता है, हाँ यार बात तो सही है। बताइए इस पे प्लीज कुछ प्रकाश डालिए। सर जनरल स्टडीज में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस बार की जो जनरल स्टडीज थी मैंने प्रिपेयर की थी, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे इतने कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लाइक मटेरियल साइंस, और एक और सब्जेक्ट था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाकी सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए थे, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट वहां पे जब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मैथ भी नहीं हो रहा था, बिकॉज मैथ इस बार बहुत टफ आ गया था। तो मैथ एडवांस लेवल का था, तो मैथ में से सॉल्व नहीं हुआ उस टाइम। रीजनिंग बचा था, रीजनिंग मैंने सॉल्व किया, और उसके बाद मैंने एथिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस किए। और सर मेनली जो क्वेश्चंस हैं और जो कट ऑफ है उनमें बहुत गैप है। 100 क्वेश्चंस आने हैं और कट ऑफ भी सर मोस्टली जो टॉपर्स के मार्क्स होंगे वो 80-100 के अराउंड ही मूव करेंगे। इतने अगर आपने जीएस में स्कोर कर लिए तो आप टेक्निकल में उसको एडवांटेज ले सकते हो, टेक्निकल में अच्छा करके आप जीएस की एडवांटेज ले सकते हो। तो सर यही है कि आप इतना फोबिया नहीं रखना है माइंड में, टारगेट रखना है कि हम 120 लाए, उतने में अगर आपके 80-100 तक आते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा अगर आप जीएस पढ़ने जाओगे तो टेक्निकल में लैग कर जाओगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए हम भी वही कहते हैं कि भाई देखो 80 नंबर तक लाने की कोशिश करो। 100 नंबर एक बहुत बढ़िया स्कोर है, और 100 नंबर से ऊपर एक एक्सेप्शनल स्कोर चला जाता है। और अगर अब इस चीज को थोड़ा सा इजी वे में साइकोलॉजिकली प्रेशर हटाने के लिए सोचे तो देखिए 80 नंबर लाने के लिए 40 सवाल करने हैं, 100 नंबर लाने के लिए आपको 50 सवाल करने हैं, राइट। अब मुद्दा क्या है कि ये 100 जो सवाल है उसमें से 15-20 सवाल, ठीक है, 21 सवाल के आसपास आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर वो टफ आ जाता है तो दूसरा पोर्शन इजी भी आएगा। तो अब ये 15-20 सवाल अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छे से कर जाते हैं, क्योंकि लोग गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहां का भी काफी अच्छा फायदा मिल जाता है। तो ये 20 सवाल तो आपको यहीं से मिल गए, बाकी 20-25 सवाल आपको दूसरे सब्जेक्ट से ढूंढना है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लेते हो, आप इंजीनियरिंग, ठीक है, एथिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो, आप मटेरियल साइंस अच्छे से पढ़ लेते हो, आप एनवायरमेंट इकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हो, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो 20-25 सवाल बड़ी सहूलियत से मिलते हैं। बट पता नहीं लोगों ने क्यों अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर ले लिया जो लेने की जरूरत नहीं है। वो आप भी कह रहे हो कि मतलब आपका भी एक यही, ठीक है, मतलब चाबी थी आपकी सक्सेस की, राइट सर। उस टाइम पे रहता है जीएस से, क्योंकि सबसे अगर डिस्कस भी करेंगे जो साथ के एक्सपीरियंस है, सबके अंदर एक फोबिया रहता है। जीएस में टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स नहीं आते हैं कई बार, तो वो फोबिया मेंटेन रहता है एग्जाम तक। बट सर अगर देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स इजी हैं, एथिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, उन सब पे फोकस करके जीएस को मतलब क्रैक किया जा सकता है। एग्जैक्टली मतलब मेरे और थॉट्स यहाँ पे आपके भी सिमिलर है टू क्रैक द जीएस, ठीक है। अगर जीएस का कोड क्रैक करना होगा तो यही एक कोड बनता है जो इजीली लेजिटिमेट कोड भी है। यस। अब अगर हम आ जाते हैं टेक्निकल पे,
तो टेक्निकल में यहाँ पे आप 80 नंबर ला रहे हैं, लगभग 240-250 नंबर के आसपास कहीं आपको सेफ फील करने के लिए लैंड करना होता है। ऑल्दो कट ऑफ ठीक है 230-220 के आसपास जाती है, बट 240 और 250 में एक ऐसा स्कोर कहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट एक सेफ जोन में फील कर सकता है, उस पर मेंस का प्रेशर नहीं आएगा, इंटरव्यू का प्रेशर नहीं आएगा, राइट। तो अब अगर हम वहां पे आ जाते हैं तो वहां पे ठीक है, अब आपके पास 150 सवाल हो गए हैं, तो अब आप वहां पे कैसे डील करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने देखा है 100% पीछे भागते हैं कि मेरा 100% सिलेबस होना चाहिए, जबकि 100% सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज का कभी भी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। ना मेरे समय में मैं कर पाया था, ना मेरे दोस्त ठीक है जो लोग दे रहे थे उस समय में। मैं 2010-2011 की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के समय में आप लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। श्योर सर। ऐसा है कि कोई सिलेबस कंप्लीट 100% नहीं हो पाएगा, बट सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ नॉलेज रहना चाहिए। कोई लिमिटेड पार्ट किसी एक सब्जेक्ट का छूट सकता है, तो वो पता होगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आया तो मेरे को नहीं आता है, मेरे को छोड़ना है, वो वाला पार्ट उसमें चला जाएगा। क्योंकि जो अगर आपको 160-170 मार्क्स चाहिए होंगे तो आपको 80 या 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 60 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सब छोड़ रहे होंगे, 10-20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सब छोड़ रहे होंगे। हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो, उनमें से किसी को कुछ नहीं आता होगा, और बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप भी छोड़ सकते हैं, कोई भी एस्पिरेंट छोड़ सकता है। तो एक लिमिटेड पार्ट छोड़ सकते हैं। अगर कोई एक कंसेप्ट किसी को टफ लगता है तो वो छोड़ सकता है किसी सब्जेक्ट का, बिकॉज हर सब्जेक्ट किसी का एक जैसा नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स काफी वीक रहेंगे। तो अगर उन सब जो वीक सब्जेक्ट्स है उनको करने का एक ही तरीका है कि उनके क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए जाए। उनसे डरने के बजाय वो अगर टेस्ट सीरीज में उन क्वेश्चंस को पहले लिया जाए और फिर अपनी एक्यूरेसी चेक किया जाए कि मैं कितने क्वेश्चंस ठीक कर रहा हूँ जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में तो एक्यूरेसी 80% आ जाएगी, वीक सब्जेक्ट्स में कितनी एक्यूरेसी आ रही है। मेनली टेक्निकल के लिए सर यही करना पड़ेगा कि आप जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, बिकॉज सबने पढ़ लिया है, सबने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सबने पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अब है कि कौन कैसे रिवीजन कर रहा है और कौन अपनी जो एक्चुअली में मिस्टेक्स हो रही है उनको इम्प्रूव कर रहा है। तो मेनली सर वही है। नहीं, वेरी वेल सेड। देखिए बच्चों, यहाँ से की पॉइंट ये टेक अवे करना था, सीधी सी बात है, 150 सवाल है, 80-90 सवाल आपको सही करने, 60 सवाल छोड़ने। बेसिकली ये T20 क्रिकेट की तरह नहीं है, ये वनडे की तरह है, रैदर एक टेस्ट मैच की तरह है कि आपको बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ना नहीं है, अदरवाइज आप ठीक है यहाँ पे ठीक है कैच आउट हो जाएंगे या बोल्ड हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान देना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चरण में, मेंस में। ठीक है, तो मेंस जब आप प्री करके निकलते हो तो रिलेटिवली आसान होता है। अब प्री और मेंस की तैयारी क्या हम एक साथ लेके चले, या फिर मेंस का जो टाइम है वो हमें अलग से एलोकेट करना चाहिए? आप लोगों के समय पे सिनारियो अलग था, इस बार का जो सिनारियो है तो ड्यूरेशन कम है, मात्र 60 दिन का समय मिल रहा है प्री और मेंस के बीच में। तो क्या बच्चों को साथ में लेके चलना चाहिए? आप अपने एक्सपीरियंस या अपने ठीक है जो आपने फील किया है उसके बेसिस पे बताइए, या फिर वो 60 दिन इनफ होंगे, जो कि मैं मानता हूं कि 60 दिन इनफ नहीं है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? सर सबसे पहले तो इसमें जो अभी जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो फेब में होना था, तो सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं फेब के अकॉर्डिंग। तो जिसका सिलेबस अभी तक कंप्लीट होना था या होने वाला है उनको काफी एडवांटेज है। जिन्होंने अच्छे टाइम से बैच ज्वाइन कर लिया है या कोई प्रिपरेशन अपनी टाइम से स्टार्ट कर दिया है, उनको काफी एडवांटेज है इसमें। सर उनका सिलेबस खत्म हो चुका है, और जो थोड़ा लैग भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी टाइम मिल गया है। अभी 5-6 मंथ का टाइम है, तो अभी के लिए कर सकते हैं कि जब हम बैच या कंसेप्ट अपने क्लियर करते हैं तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अभी इतना कर सकते हैं कि जीएस को अपने साथ साथ लेके चलें और साथ में अपने कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। बिकॉज जो प्रीलिम्स होगा वो कन्वेंशनल क्वेश्चंस का ही कहीं ना कहीं कुछ पार्ट होगा, मोस्टली तो वही रहेगा। और इतना अगर हम उसी में देखेंगे तो जब एग्जाम को 1 या 1.5 मंथ बचता है तो आप फोकस टोटली ऑब्जेक्टिव पे कर दो, सारी टेस्ट सीरीज उस टाइम लगा दो और सारे फोकस ऑब्जेक्टिव पे कर दो। क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे, कुछ ना कुछ पार्ट किया होगा और कुछ ना कुछ पार्ट अभी बच रहा होगा पीवाईक्यूज का। तो ये सॉल्व करने के बाद अपने कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी किसी भी एस्पिरेंट को छोड़नी नहीं है, बिकॉज वो क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में, और बाद में भी हेल्प करेंगे प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, बिकॉज मेंस के लिए टाइम नहीं है।
वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो देखिए प्री और मेंस साथ में लेके चलना है, आप अलग अलग लेके नहीं चल सकते हो। और जब मेंस निकल जाएगा उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप गेट वाला के पास आइए, आपको जीरो से हम स्क्रैच तक, ठीक है, जीरो से स्क्रैच से बिल्कुल अर्ज तक पहुंचाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं है, बहुतों को हमने गाइड किया है और इस बार हम लोग मेंस बैच भी ला रहे हैं, ठीक है। प्री बैचेस हमारे चल ही रहे हैं, तो दैट इज ए वेरी वेल सेट। अब लास्ट में फाइनली आप कुछ स्टूडेंट्स को टिप देना चाहेंगे तो जस्ट फ्रॉम योर साइड। एक्चुअली जितनी टिप्स थी वो मैं इन्हीं में कवर कर चुका हूँ, बट एक ही चीज है कि कंसिस्टेंसी ही की है। हर दिन पढ़ना है, किसी भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो। मिनली सर ये थोड़ा पढ़ो बट रोज पढ़ो, ऐसा नहीं है कि ठीक है आप मंडे टू फ्राइडे मजे कर रहे हो और सैटरडे संडे आपने ओवर टाइम कर लिया, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करके डेली डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग और काफी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कहते हैं कि स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स एवरी डे विल गेट यू सक्सेसफुल वन डे, ठीक है। जो संचित गोयल साहब आज एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं एंड इट इज वेरी वेल सेट। तो संचित, थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू वेरी सून। Congratulations once again and best of luck for the next year if you wish to write the exam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.